तो आज स्टार्ट करते हैं। बैलेंस डाइट चल रहा था हमारा, संतुलित भोजन चल रहा था, तो हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संतुलित भोजन में बैलेंस डाइट में हमने क्या क्या कर लिया था, तो अगर आपको पता हो तो बैलेंस डाइट में हमने क्या क्या करा था। सबसे पहले हमने करा था विटामिन, पूरे विटामिन मैंने आपको बता दिए थे, विटामिन ए बी सी डी ई के, सब विटामिन को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमने शुरू करा था आपको पता है, विटामिन को, तो विटामिन के बाद हमने वसा शुरू करा था, वसा को हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था, समझ में आ गया होगा, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन बोलता है अब हमको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, तो हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि थोड़ा याद करने वाली चीजें कार्बोहाइड्रेट में, समझने वाली चीजें थोड़ा कम है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको लगे फैक्चुअल टॉपिक है, इतना ज्यादा समझने वाली चीज कार्बोहाइड्रेट में है नहीं, थोड़ा रटने वाला टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, तो जैसा कि देखो नाम से पता चल रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, और वो दो चीज कौन कौन सी है, एक है कार्बन और एक है हाइड्रेट। कार्बन का मतलब तो आपको सभी को पता है, कार्बन सी होता है, और हाइड्रेट जो है, इस हाइड्रेट का मतलब होता है जल, और जल का मतलब आपको पता है वाटर होता है। और वाटर को अगर फॉर्मूले के रूप में लिखें तो वाटर को फॉर्मूले के रूप में क्या लिखते हैं, H2O। तो अगर हमसे कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रेट इन दोनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की दो दो डेफिनेशन हो सकती है। कोई भी ऐसा यौगिक, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रेट, जो कार्बन और हाइड्रेट मतलब जो कार्बन और जल से मिलकर बना होता है, इसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलो ठीक है, पता लग गया। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये किसे कहते हैं। दूसरी बात, किसी भी चीज को कार्बोहाइड्रेट बोलने के लिए, अगर आप चाहते हो किसी भी चीज को कार्बोहाइड्रेट बोलो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ शर्तें हैं, वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कोई भी चीज कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। और वो कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन तो है वो चीज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होनी चाहिए। तो कोई भी चीज जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी है उसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई चीज को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, C3H5O7, देखा जाए तो ये भी कार्बन का बना हुआ है, 3 कार्बन आ रहे हैं, हाइड्रोजन 5 आ रहे हैं, ऑक्सीजन 7 आ रहा है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो हर कोई चीज जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी होती है उसे हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। कोई भी चीज जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी हो, एक तो ये, और दूसरा उसके अंदर कार्बन, उसके अंदर हाइड्रोजन और उसके अंदर ऑक्सीजन जो है, इसका जो अनुपात है ये 1:2:1 होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो किसको भी कार्बोहाइड्रेट बोलो, तो कम से कम उसके अंदर अनुपात जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो अनुपात जो है वो 1:2:1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन का अनुपात 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या 7 आ रहा है, तो आपको बताइए 1:1 का पालन नहीं करता, इसी का नहीं कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें C12H12O6, तो इसमें कार्बन 6 आ रहे हैं, हाइड्रोजन 12 आ रहे हैं, और ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। और इसको अगर हम काटें तो काटने पर क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। तो आपको ये बात पता लग गई अच्छे से, कोई भी चीज जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बनने के साथ साथ उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है, जो रेशो है, वो कितना होना चाहिए, वो रेशो 1:2:1 होना चाहिए। तो ये 1:2:1 है। तो दूसरी कंडीशन हो गई। जो तीसरी कंडीशन है, जो तीसरी कंडीशन आपको दिख रही है, तो तीसरी कंडीशन ये, उसमें कार्बन का नंबर, मिनिमम जो कार्बन होने चाहिए, मिनिमम जो कार्बन होने चाहिए वो कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। सही है? कार्बन जो होने चाहिए वो मिनिमम 3। जैसे कि अगर मैं बात करूं C2H4O2 हो गया, अब इसमें कार्बन भी आ रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन भी आ रहा है, और इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, और इसमें 2 4 2, इसको काटें तो 1:1 को भी फॉलो कर रहे हैं, पर इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट बोलने के लिए कार्बन का नंबर मिनिमम कितना होना चाहिए, कार्बन का नंबर मिनिमम कितना होना चाहिए, 3। तो अगर कोई भी चीज इन तीनों शर्तों को पूरी कर रही है तो इसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। चलो यहाँ तक की चीज भी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है इसे हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और किस आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं,
तो वो देखना स्वाद के बेस पर। यहाँ लिख लेते हैं स्वाद का मतलब टेस्ट व वाटर सोल्युबिलिटी, हिंदी में भी लिख रहा हूँ वाटर सोल्युबिलिटी। हिंदी में अगर हम बोलें तो स्वाद व पानी में घुलनशीलता, स्वाद व पानी में घुलनशीलता के आधार पर, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो इसके बेस पर अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो दिख रहे हैं आपको 3 टाइप के होते हैं। तो एक कार्बोहाइड्रेट हमारा ये रहा और एक कार्बोहाइड्रेट हमारा ये रहा। 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। पहला टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट है इंपॉर्टेंट है, पहला टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट है ये होता है शुगर। और शुगर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शुगर को हिंदी में हम बोलते हैं शर्करा। और जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है इसे हम बोलते हैं नॉन शुगर, और नॉन शुगर को हम बोलते हैं अशर्करा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अगर आपसे पूछे तो कितने टाइप के हो गए, तो आप बोल देना कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 टाइप के हो गए। और वो 2 टाइप के कौन कौन से हो गए? शुगर हो गया और कौन सा हो गया? नॉन शुगर हो गया। अब बात समझो, जो शुगर है वो शुगर किसे कहते हैं? शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं। तो मीठे का मतलब ये स्वीट होंगे वह पानी में घुलनशील होंगे। पानी में घुलनशील का मतलब वाटर सोल्यूबल। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, कोई भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं और पानी में घुल जाते हैं उसे हम बोलते हैं शर्करा शुगर। जैसे आपने शक्कर को देखा होगा, शक्कर जो होता है अगर हम उसको टेस्ट में लें तो शक्कर आपको पता है टेस्ट में हमको मीठी भी दिखती है, और उसको अगर हम पानी में डालें तो आपको पता हो पानी में घुल भी जाती है। इसका अंदर जो शक्कर होती है वो शुगर होती है। और हर शुगर कौन होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। तो आपको पता लग गया, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठी होती है पानी में घुलनशील होती है उसे हम बोलते हैं शुगर। और इसका अगर हम उल्टा करें तो ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते, ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे, मीठे का मतलब जो स्वीट नहीं है, जो स्वाद में मीठे नहीं होते और पानी में अघुलनशील होते हैं। पानी में अघुलनशील को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनसोल्युबल। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते और अगर उन्हें पानी में डालें तो पानी में अघुलनशील होते हैं, इनसोल्युबल होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं हम नॉन शुगर। तो शुगर और नॉन शुगर, ही मेरे ख्याल से दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। शुगर क्या होता है? शुगर को इंग्लिश में हिंदी में शर्करा बोलते हैं और नॉन शुगर को अशर्करा बोलते हैं। चलो आगे की बात सुनना। तो ये एक टाइप का था, दूसरे टाइप का सुनना। कार्बोहाइड्रेट को वापस हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये जो अभी हमने डिवाइड करा ये एक टाइप से डिवाइड करा था। अब मैं जो कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर रहा हूँ ये अलग टाइप से डिवाइड कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इन्हें किस आधार पर? तो मैं लिख रहा हूँ जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। किसके आधार पर? तो अगर आपसे पूछो किसके आधार पर? जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज को हम पानी की तरह तोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन। तो देखते हैं क्या होता है। 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट हो गए हमारे। पहला हो गया मोनो सेकेराइड। तो हमारा जो पहला कार्बोहाइड्रेट है वो हो गया हमारा मोनोसेकेराइड। और जब खुद भी मुझे बताना, पहला कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा मोनोसेकेराइड हो गया, तो आप खुद ही बता दो दूसरा कार्बोहाइड्रेट क्या होगा। तो दूसरा कार्बोहाइड्रेट जो होगा मोनोसेकेराइड, ये हमारा मोनोसेकेराइड हो गया। कॉमन सेंस की बात अगर हम दूसरे पर आए तो दूसरा कार्बोहाइड्रेट हमारा कौन सा हो गया? दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो गया हमारा डाइसेकेराइड।
अब शॉर्टकट में देखो, बार बार इसको हम शॉर्टकट में एम लिख देंगे, इसको शॉर्टकट में हम डी लिख देंगे। और तीसरा हो गया पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड को शॉर्टकट में पीसे। तो मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। मोनो, डाई, पॉली, तो 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे अंदर। और तीनों टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, तीनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट को। अब आगे ये बात सुनना, तो यहाँ तक चीज समझ में आ रही होगी, मेरे ख्याल से का बोर्ड दिख नहीं रहा। चलो अब आगे सुनना बात। तो जो तीनों टाइप के कार्बोहाइड्रेट हैं, अभी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो तीनों टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट है, एक एक करके, पहले तो इसका नाम ये क्यों रखा गया वो हम देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? तो मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, मतलब ये टूटते नहीं है। अगर इनको पानी में डालें तो ये नहीं टूटेंगे। जल अपघटन का होता है जल की तरह पानी में, जल की तरह किसी भी चीज का टूटना। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस जो होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं, ये ऑलरेडी सबसे छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, इसका मतलब ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो जो चीज ऑलरेडी बहुत छोटा है और सरलतम होता है, उसको थोड़ी तोड़ सकते हैं हम। इंग्लिश में इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर हमें मोनोसेकेराइड मिलते हैं। कितने मोनोसेकेराइड मिलते हैं? 2। अगर कार्बोहाइड्रेट का आप जल अपघटन कर रहे हो और जल अपघटन करने पर आपको कितने मोनोसेकेराइड मिलते हैं? 2 मोनोसेकेराइड अगर आपको मिल रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। सही है। तो इसका मतलब आप मुझे बताना, डाइसेकेराइड का जल अपघटन होता है या नहीं होता? तो आप बोल रहे ना, डाइसेकेराइड का तो जल अपघटन हो रहा है। जल अपघटन का मतलब तोड़ पा रहे हैं इसको, और जब हम इसे तोड़ पाएंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब तोड़ पाना, तो आप मुझे बताना कितने, जब जल अपघटन का मतलब तोड़ पाना, तो आप बताना कितने मोनोसेकेराइड मिलेंगे? 2। और ये किसे कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको पानी में डालने पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलते हैं। तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलते हैं, इसका मतलब आप मुझे बताना, बहुत सारे, 3 नहीं है, बहुत सारे। सही है। तो आप मुझे बताना इनको हम क्या बोलेंगे? इनका जल अपघटन का मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा? होगा। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, सिंपल सी बात है। और 3 टाइप में कैसे कैसे डिवाइड करा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर, जिनका जल अपघटन होता ही नहीं, उसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जिनका जल अपघटन होने पर हमको 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, मोनो, डाइसेकेराइड। और जो बहुत सारे जल अपघटन करने पर बहुत सारे मोनोसेकेराइड रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। चलो यहाँ तक की सब बात समझ में आ गई होगी। आगे की बात सुनना, ये जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं, सबके सब मोनोसेकेराइड जो होते हैं शुगर होते हैं। सबके सब मोनोसेकेराइड जो होते हैं शुगर होते हैं। शुगर का मतलब शर्करा होता है। दूसरी बात, जितने भी डाइसेकेराइड होते हैं, सब अशर्करा होते हैं। ये सब अशर्करा होते हैं। और अशर्करा का मतलब ये सबके सब कैसे होते हैं? नॉन शुगर होते हैं। उसके बाद जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये वाले सब भी, अगर इसको भी हम देखें तो ये भी सब अशर्करा होते हैं। और अशर्करा का मतलब ये सब नॉन शुगर होते हैं। यहाँ पर एक गलती करिए, उस गलती को हम सही कर लेते हैं। तो जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं सब शुगर होते हैं, सब शर्करा होते हैं। जितने भी डाइसेकेराइड होते हैं सब शुगर होते हैं। लेकिन जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं सब नॉन शुगर होते हैं, अशर्करा होते हैं, मतलब मीठे नहीं होंगे। मतलब सभी मोनोसेकेराइड मीठे होते हैं, सभी डाइसेकेराइड मीठे होते हैं, लेकिन सभी पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो मीठे नहीं होते। सभी मोनोसेकेराइड को पानी में डालें तो घुल जाते हैं, सभी डाइसेकेराइड को पानी में डालें तो घुल जाते हैं, लेकिन सभी पॉलीसेकेराइड को अगर हम पानी में डालें तो पानी में घुलते नहीं है। तो यहाँ तक की चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो मोनो, अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मोनोसेकेराइड नोट्स में सब कुछ लिखा होगा। अगर आ जाए मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता, उन्हें मोनोसेकेराइड बोलते हैं। और मोनोसेकेराइड जो होते हैं सबसे सरलतम, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और मोनो जो सेकेराइड जो होते हैं, ये सभी मोनोसेकेराइड जो होते हैं शुगर होते हैं। शुगर का मतलब आपको पता लग गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं? मीठे होते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमसे पूछो डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन हो जाता है और जो जल अपघटन करने पर कितने मोनोसैकेराइड देते हैं, 2 मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड बोलते हैं। सभी के सभी जो डाइसैकेराइड होते हैं शुगर होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन होता है पर जल अपघटन होने पर वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। और सभी पॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये स्वाद के अंदर मीठे नहीं होते और पानी में घुलते भी नहीं है, इसलिए सभी पॉलीसैकेराइड जो होते हैं शुगर होते हैं, नॉन शुगर होते हैं, नॉन शुगर होते हैं। चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक एक चीज को ले लेते हैं हम। तो पहला हम ले लेते हैं शर्करा। शर्करा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर। चलो अब आगे ये बात समझना। तो ये तो शुगर समझ में आ गया। अब पहले एक एक काम करते हैं। पहले लेते हैं मोनोसैकेराइड थोड़ी। फर्स्ट लेते हैं मोनोसैकेराइड। पहले वाला गलत लिखने में आ गया था। अब मोनोसैकेराइड क्या होता है तो आपको पता ही, 2 मिनट में देख लेते हैं। तो पहले तो बता देना मोनोसैकेराइड जो होते हैं शुगर होते हैं। दूसरा बता देना सिंपलेस्ट होते हैं। सिंपलेस्ट का मतलब सरलतम होते हैं। अब आगे ये बात सुनना। मोनोसैकेराइड का अगर हम सूत्र लिखें, मैंने कहा था मोनोसैकेराइड को शॉर्टकट में एम लिख देते हैं। एम का सूत्र, सूत्र का मतलब फॉर्मूला। तो मोनोसैकेराइड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, CH2O ब्रैकेट N। ठीक है। यहाँ पर जो N है, इस N का मतलब क्या है, N का मतलब है कार्बन की संख्या। और कार्बन की संख्या का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और मैंने आपको बताया, और ये यहाँ पर मोनोसैकेराइड के अंदर N की वैल्यू जो होती है वो कहां से कहां तक होती है, N की 3। आपको पता कार्बोहाइड्रेट बोलना तो 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, 3 से लेके 7 तक होती है। 7 के बाद डाइसैकेराइड में चल जाते हैं, तो 3 से लेके 7 तक होते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर पुट करें, तो आप मुझे बताना, एक CH2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो आप मुझे बताना है पर फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बनेगा, C3 ये बनेगा। इधर फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H8O4। इधर C5H10O5। इधर C6H12O6 और इधर C7H14O7। तो ये बन गया आपके सामने। ठीक है। तो ये मोनोसैकेराइड इतने एग्जाम्पल हो गए, पर इन मोनोसैकेराइड में सब हमको नहीं पढ़ना, इतना पूछते नहीं हमसे। तो यहाँ पर 2 हम पढ़ लेते, एक तो 5 वाला पढ़ लेते और 6 वाला पढ़ लेते हैं। तो आगे की जो डिटेल है वो 3, 4 वाला और 7 वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 5 वाला काफी है और 7 वाला, 5 वाला काफी है, 6 वाला काफी है। अगर आपको पता हो, मेरे ख्याल से अगर आप जानते हो, तो 5 वर्ड को परिचित करने के लिए साइंस में पेंट वर्ड लगाते हैं और 6 वर्ड को शो करने के लिए साइंस में हेक्स वर्ड लगाते हैं। तो 5 कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 5 कार्बन वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो दिख रहा है फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। और 6 कार्बन वाले जो होते हैं इसको हम बोलते हैं हेक्सोज, हेक्सोज शुगर। हिंदी में बोले तो इसको हम बोलेंगे पेंटोसैकरा और इसे बोलेंगे हेक्सोसैकरा। तो 5 वाले और 6 वाले हैं जो हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो 5 वाले और जो 6 वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। 5 वाले कार्बन जो होते हैं उसे हम बोलते हैं पेंटोसैकरा और 6 वाले जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोसैकरा। 5 वालों को पढ़ लेते हैं। 5 वाले का नाम पेंटोसैकरा। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, उदाहरण एग्जाम्पल।
पहला है राइबोज और दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज, इसका फॉर्मूला C5H10O5, C5H10O4। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना। डीऑक्सीराइबोज जो है, ये जो डीऑक्सीराइबोज आपको दिख रहा है, इसके बारे में एक बात बता दूं। डीऑक्सीराइबोज जो है, अगर हम इसको सही से देखें तो ये अकेला एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो 1 to 1, मैंने आपको कहा था कार्बोहाइड्रेट बोलने के लिए 3 शर्तें होती है, जिनमें से एक शर्त ये भी थी कि 1 to 1 को फॉलो होना चाहिए। लेकिन डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के होने के बावजूद भी ये 1 to 1 जो है इसका अनुपात पालन नहीं करता। तो आप देख लो 1 to 1 को फॉलो नहीं करेगा। सही है, तो ये ध्यान रखना, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। सही है, तो ये अपवाद लिख लेते हैं, ये अपवाद है। और ये किसका अपवाद है? 1 to जो 1 है रूल, उसका अपवाद है। सही है, चलो ये पता लग गया इसका अपवाद है। अब आगे ये बात सुनना, राइबोज शुगर के बारे में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है। राइबोज जो शुगर होता है ये आरएनए में पाया जाता है। ये आरएनए कहाँ पढ़ोगे? ये आप आरएनए बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे, जब वहाँ न्यूक्लिक अम्ल पढ़ोगे आप, ठीक है, तो वहाँ पढ़ोगे। तो ये किस में पाता है? आरएनए में पाया जाता है। और जो डीऑक्सीराइबोज जो है, ये डीऑक्सी जो राइबोज है, ये किस में पाता है? ये डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है, और डीऑक्सीराइबोज जो है ये किस में पाता है? डीएनए में। इसी कारण आपने देखा होगा आरएनए जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये पेंटोज हो गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं हेक्सोज। हेक्सोसैकरा। अभी जो हेक्सोसैकरा है इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, C6H12O6, इसका फॉर्मूला हो गया। इसके 3 उदाहरण है। और जो पहला एग्जाम्पल है, वो पहला एग्जाम्पल कौन सा है? ग्लूकोज शुगर। दूसरा एग्जाम्पल जो इसका फ्रक्टोज शुगर। तीसरा गैलेक्टोज शुगर। हिंदी में लिखे तो ग्लूकोज शर्करा, फ्रक्टोज शर्करा, और तीसरा गैलेक्टोज शर्करा। तो 3 एग्जाम्पल आ गए। इन तीनों एग्जाम्पल के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? जो ग्लूकोज है ये अंगूर में पाई जाती है, इसलिए ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज को हम ग्रेप्स शुगर भी बोलते हैं। तो जो ग्लूकोज अंगूर में पाई जाती है इसलिए इसे ग्रेप्स शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज जो है इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में जो शुगर पाई जाती है वो ग्लूकोज होती है। आपने पढ़ा होगा ना, शुरू से लेकर लास्ट तक हमने ये नहीं पढ़ा था कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चल जाती है, एनर्जी बना लेती है। तो हमारे जो ब्लड में है, हमारा जो ब्लड है, इसमें सबसे अधिकांश मात्रा में जो शुगर रहती है वो कौन सी रहती है? ग्लूकोज, इसलिए इसे हम ग्लूकोज शुगर भी बोलते हैं। फ्रक्टोज जो होता है, जो मीठे फल होते हैं, जो फल मीठे होते हैं उनके अंदर पाई जाती है फ्रक्टोज शुगर, इसलिए फल मीठे होते हैं, क्योंकि ये फलों में पाई जाती है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर बोलते हैं। इसके अलावा जो शहद होता है ना, शहद मधुमक्खी से निकलता है, उसके अंदर भी वो शहद जो मीठा होता है, क्यों होता है? इसी कारण, इसलिए इसे हनी शुगर भी बोलते हैं। जो शहद जो भी मीठा होता है, जो कम मीठा हो चाहे ज्यादा मीठा हो, वो होता किसकी वजह से? वो इसकी वजह से होता है, इसी कारण इसको हम बोलते हैं हनी शुगर। गैलेक्टोज जो होता है, हमारे जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन को एनर्जी गैलेक्टोज से मिलती है, इसलिए इसको हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। हमारे ब्रेन जो है, इस ब्रेन को एनर्जी किससे मिलती है? हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है, किससे मिलती है? गैलेक्टोज से मिलती है, इसलिए से हम ब्रेन शुगर। याद करने की चीजें तो याद करनी है,
ये मैंने आपको पहले बताया था, तो छोटे छोटे पॉइंट याद कर लेना। तो ये पूरा मोनोसेक्राइड हो गया हमारा। अब मोनोसेक्राइड के बाद हम पढ़ते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड, अब जो डाइसेक्राइड होते हैं वो तो आपको पता है क्या होते हैं। तो डाइसेक्राइड जो होते हैं दो मोनोसेक्राइड से, डाइसेक्राइड जो होते हैं दो मोनोसेक्राइड होते हैं। तो डाइसेक्राइड में दो मोनोसेक्राइड जो होते हैं ये एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये एक बंध, बंध का मतलब एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये रहा बॉन्ड, एक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। और जो बंध है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो डाइसेक्राइड में दो मोनोसेक्राइड जिस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, इस बंध का नाम क्या है? तो इस बंध का मैं नाम लिख रहा हूं ग्लाइकोसिडिक बंध। तो जो डाइसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड के अंदर जो दो मोनोसेक्राइड होते हैं, दो मोनोसेक्राइड जिस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, इस बंध का नाम क्या होता है? इस बंध का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बंध। चलो ये पता लग गया आपको ग्लाइकोसिडिक बंध। तो ग्लाइकोसिडिक बंध जो होता है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब बात समझना, जो डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड के एग्जांपल हम देख लेते हैं। डाइसेक्राइड के जो उदाहरण है वो उदाहरण कौन कौन से हैं? तो इसका पहला एग्जांपल है हमारे सामने सुक्रोज शुगर। सुक्रोज शर्करा। दूसरा एग्जांपल हमारे पास सुक्रोज हो गया। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास लैक्टोज। और तीसरा एग्जांपल है माल्टोज शुगर। ये माल्टोज हो गया, ये लैक्टोज हो गया। तो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। अब आगे ये बात समझना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो सुक्रोज शुगर है ये किसका बना होता है? दो डाइसेक्राइड का बना होगा। तो सुक्रोज शुगर जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज किसके मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज है, माल्टोज किसके बना होता है? माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो माल्टोज तो ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। और सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये तीन चीजें याद रखनी। इसमें एक चीज और याद रख लेना आप एक्स्ट्रा। ये जो सुक्रोज होता है ये गन्ने में पाया जाता है, इसलिए इसे कैन शुगर भी बोलते हैं। गन्ने में जो मिठास होती है उसके कारण नहीं होती। दूसरी बात, हमारे घर में जो शक्कर यूज होती है, हमारे घरों में शक्कर और जो चीनी होती है इसमें भी यही होता है। शक्कर चीनी में भी यही होता है। और आपको पता है शक्कर और चीनी जो होती है सबके रसोई में पड़ी होती है ना, घर के अंदर। तो जो शक्कर और चीनी सबके घरों में पड़ी रहती है, इसलिए इसे किचन शुगर भी बोलते हैं। किचन शुगर को हिंदी में हम बोल सकते हैं रसोई घर की शक्कर। तो इसे रसोई, और आपको पता है इसको खरीदते भी है, बेचते भी, इसका ट्रेड भी होता है, इसलिए इसे ट्रेड शुगर भी बोलते हैं। ट्रेड शुगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रेड शुगर को हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक शर्करा। तो ये पता लगे कैन शुगर हो गया, किचन शुगर हो गया, किचन की शुगर हो गई, और ट्रेड शुगर हो गई, व्यापारिक शर्करा हो गई। तो यहाँ तक की चीज पता लग गया आपको। अब आगे की बात समझना जो मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ। ये जो लैक्टोज है ये दूध के अंदर पाई जाती है। हमारा जो दूध मीठा होता है वो इसके कारण होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा।
दूध के अंदर जो भी मिठास होती है, हमारा दूध जो भी जैसा भी मीठा होता है, वो हमारा दूध मीठा क्यों होता है? क्योंकि हमारे दूध के अंदर क्या पाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। तो दूध में जो भी मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण आती है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। माल्टोज माल्ट के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसे माल्ट शुगर बोलते हैं। ये माल्ट में पाई जाती है, माल्टो। तो सिंपल सिंपल है, जो याद करने की चीजें ज्यादा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो तीनों जो है वो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? तीनों डाइसेकेड का एग्जाम्पल है। और किसमें कौन कौन मिलता है वो पता लग गया। लैक्टोज मिल्क में पाई जाती है, इसलिए मिल्क शुगर। माल्टोज माल्ट में पाई जाती है। सुक्रोज जो है आपको पता लगी है, सुक्रोज किसके अंदर पाई जाती है। तो यहाँ तक की चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद लास्ट कौन सा बच रहा है हमारे पास? लास्ट बच रहा है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड है इसको समझने की कोशिश करना, पॉलीसेकेराइड के बारे में। ये सबको पहले बता दिया मैंने। पॉलीसेकेराइड जो होता है नॉन शुगर होता है। पॉलीसेकेराइड जो होता है नॉन शुगर होता है, मैंने आपको बता दिया। और पॉलीसेकेराइड जो होता है नॉन शुगर होता है, अशर्करा होता है। दूसरे जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं, इनका हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा? हाइड्रोलाइसिस तो होगा। इसका जल अपघटन होगा। दूसरे जितने भी पॉलीसेकेराइड है ये सब बायोपॉलीमर होते हैं। बायोपॉलीमर का होता है जैव बहुलक। देखो पॉलीमर क्या होता है, आपकी केमिस्ट्री में टॉपिक भी दे रखा है, ठीक है। तो पॉलीमर आप केमिस्ट्री क्लास में पढ़ लोगे। ऐसे पॉलीमर, सही। अब पॉलीमर क्या होता है वो तो आप केमिस्ट्री में समझ लोगे। लेकिन ऐसे पॉलीमर जो जीवों में पाए जाते हैं, जो जानवरों में पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जो हमारे अंदर पाए जाते हैं, जानवर या प्लांट्स में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाते हैं, उन्हें उन बहुलक को हम बोलते हैं जैव बहुलक। तो पॉलीसेकेराइड भी एक प्रकार का क्या होता है? जैव बहुलक, बायो बहुलक, बायोपॉलीमर होता है, जैव बहुलक होता है। तो इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ तक की चीज पता लग गई। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो एग्जाम्पल आएंगे, इसको जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके एग्जाम्पल जो है, वो पहला एग्जाम्पल आता है हमारा सेलुलोज। तो सेलुलोज इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल तो हमारे पास इसका सेलुलोज हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है सेलुलोज, सेलुलोज के अलावा इसका एग्जाम्पल आता है स्टार्च। स्टार्च हो गया। तीसरा जो एग्जाम्पल आ रहा है इसका, ग्लाइकोजन। और फोर्थ एग्जाम्पल हिपेरिन। हिपेरिन के बारे में एक बात बता दूं, बहुत से लोग हिपेरिन को प्रोटीन भी रखते हैं, ठीक है। हिपेरिन जो है बहुत से लोग, तो मैं कंफ्यूज जरूर कर देता हूँ हिपेरिन को प्रोटीन भी। चलो प्रोटीन में बता दूंगा हिपेरिन को क्यों रखते हैं। हिपेरिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है जो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलकर बना और जो प्रोटीन से मिलकर भी बना। इसलिए बहुत से लोग हिपेरिन को ये बोलते हैं हिपेरिन प्रोटीन का बना होता है, सही भी बात है। और हिपेरिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की बना होता है। पर हिपेरिन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो कौन से वैरायटी वाला होता है? वो पॉलीसेकेराइड वाला होता है। तो कंफ्यूज मत होना। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, तो इन चारों के बारे में एक एक करके हम देख लेते हैं। जो जल्दी हो जाएगा रेंडमली पढ़ेंगे, हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। हिपेरिन के बारे में एक बात, क्योंकि छोटी सी बात है हिपेरिन के बारे में, इसलिए हिपेरिन को तो खत्म करते हैं यहीं पढ़ के हम। तो हिपेरिन जो है ये क्या करता है, तो मैं आपको हिपेरिन के बारे में बता देता हूँ। हिपेरिन जो है ये एक प्रकार का एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट को हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिस्कंदककारी। इसका मतलब ये एंटी कोगुलेंट का मतलब प्रतिस्कंदनकारी का मतलब क्या होता है? ये ब्लड क्लॉट
नहीं बनने देता। ठीक है, तो हेपेरिन जो होता है एक एंटीकोगुलेंट होता है, और एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट को बनने देते हैं, नहीं बनने देते, ऐसे पदार्थ जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देते, उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटीकोगुलेंट तो है, पर बेटर इसके आगे नेचुरल वर्ड भी लगा दो। नेचुरल, नेचुरल को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक। इसको क्यों प्राकृतिक बोल रहे हैं, इसको प्राकृतिक इसलिए बोल रहे हैं, बता दो क्यों बोल रहे हैं, इसको प्राकृतिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसका मतलब आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट भी होंगे, हाँ, कृत्रिम, कृत्रिम भी होते होंगे, कृत्रिम प्रति स्कंदककारी, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट। और आर्टिफिशियल कोगुलेंट का यूज कहाँ करते हैं हम, ब्लड बैंक में। आपको बताओ ना, ब्लड बैंक में ब्लड पड़े रहते हैं, बोतल के अंदर पड़े रहते हैं, तो जो ब्लड बैंक के अंदर ब्लड पड़े रहते हैं, तो जो बोतल के अंदर ब्लड पड़ा हुआ है, जैसे हम डोनेट करते हैं तो हमारा ब्लड ब्लड बैंक के अंदर सेव कर लेते हैं, तो उसमें पहले हमको एंटीकोगुलेंट डालना पड़ता है, प्रतिस्कंदक परिपदार्थ डालते हैं। तो एंटीकोगुलेंट जो हम डालते हैं पहले, वो एंटीकोगुलेंट जो होता है वो हम डालते हैं, वो कौन सा एंटीकोगुलेंट डालते हैं, आर्टिफिशियल डालते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम डालते हैं। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होगी, आर्टिफिशियल डालते हैं। इसके बाद हमारा ये भी हो गया, अब इसके बाद हमारा कौन सा बचेगा, तीन चीजें बच गई है। छोटे छोटे वीडियो देखते हैं ताकि आपको रेंडमली याद होते रहे। तो अब इसके बाद हमारा कौन कौन सा बच रहा है, स्टार्च बच रहा है, माल्टोज बच रहा है, और कौन सा बच रहा है, सेलुलोज बच रहा है। इन तीनों को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।